नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ग्वाइटर के बारे में। ग्वाइटर क्या है और इसका क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है और ये कैसे होता है और इसका होम्योपैथी में कैसे इलाज और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, ग्वाइटर को गलगंड या घेघा भी बोला जाता है। यह किसी भी एज में हो सकता है और किसी को भी हो सकता है, मेल फीमेल किसी को भी हो सकता है। लेकिन यह जनरली फीमेल में ज्यादा देखने को मिलता है, वो भी 30+ यानी 30-40 की उम्र में ज्यादा देखने को, क्योंकि उस समय हार्मोनल जो होता है इम्बैलेंस रहता है, या प्रेगनेंसी जब रहता है फीमेल का, उस कंडीशन में भी यह ज्यादा देखने को। यह एक ऑटो इम्यून है, ऑटो इम्यून की वजह से भी हो सकता है। जो ऑटो इम्यून की वजह से ग्रेव्स डिजीज हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसका साइज बढ़ जाता है। जब साइज बढ़ जाएगा तो देखने में अच्छा भी नहीं लगता है और वहां पे अनइजीनेस नाम का डिस्कम्फर्ट लगता है, जिसकी वजह से सिम्टम्स आने लगता है। यह जनरली 2 टाइप को होता है, नोडुलर ग्वाइटर और डिफ्यूज ग्वाइटर। डिफ्यूज ग्वाइटर कब बोलेंगे? अगर पूरे थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो गया, यानी पूरे ग्लैंड में स्वेलिंग हो गया, एक समान हुआ है, उसको डिफ्यूज हुआ है। नोडुलर का मतलब है कि एक साइड में या नोडुल्स की तरह हो गया है, उसको नोडुलर ग्वाइटर बोलते हैं। नोडुल्स बन जाता है। अब इसका देखा जाता है कि वजह देखा जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑटो इम्यून की वजह से भी हो सकता है, या किसी भी कारणवश से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जा रहा है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। या पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई दिक्कत हो गया है तो उससे भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से टीएसएच हार्मोन निकलता है। टीएसएच हार्मोन ब्रेन से निकलता है और जो थायराइड ग्लैंड होता है उसमें T3 T4 जो होता है उसको स्टिमुलेट करता है, कितना हमको चाहिए, कितना बॉडी को जरूरत है, उस हिसाब से टीएसएच कंट्रोल करता है। लेकिन अगर किसी कारणवश से जो टीएसएच हार्मोन ब्रेन से निकल रहा है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो गया या कुछ भी हो गया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो हार्मोन निकल नहीं पाता है, तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो उसमें क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन जो होगा वो कम होने लगेगा। जब प्रोडक्शन कम होने लगेगा तो उसमें क्या होगा, थायराइड ग्लैंड और सेल बढ़ाने की कोशिश और ज्यादा बढ़ाने की, उसमें क्या होगा, आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ने लगेगा। उस कंडीशन में भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको ग्वाइटर हो गया है तो जरूरी नहीं है कि ग्वाइटर हो गया है तो आपको हाइपर ही होगा। हो सकता है आपको हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है, हाइपर थायराइडिज्म भी हो सकता है। हाइपो और थायराइडिज्म और हाइपर दोनों पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और पब्लिश भी कर चुके, उसको आप लोग जाके देखकर समझ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि T3 और T4 बढ़ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है T3 T4 जो होता है कम हो जाता है। लेकिन सिम्टम्स का अगर बात कर रहे हैं तो देखिए जो थायराइड हार्मोन होता है में, जो हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज काम है, इसी के द्वारा होता है पूरे बॉडी में, जनरली देखा जाए तो। सेकेंड होता है कि ये बॉडी टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करता है, और जो भी हमारा वाइटल ऑर्गन उसको भी ये मेंटेन करता है। अगर थायराइड ग्लैंड बढ़ गया है तो हार्मोन का डिसबैलेंस होगा तो हमारे बॉडी पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे मेन सिम्टम तो होगा कि थायराइड ग्लैंड का जो आकार है बढ़ जाएगा, वहां पर अनइजीनेस लगे। लेकिन अगर ये बढ़ जाता है तो जस्ट इसके पीछे फूड पाइप होता है, यानी खाने की नली होते हैं, और एक होता है सांस लेने की नली। लेकिन जब ये प्रेशर खाना की नली पे पड़ेगा थायराइड ग्लैंड बढ़ जाने की वजह से, तो क्या होगा, हम खाना कुछ खाएंगे कुछ निगलेंगे तो निगलने में पेन होगा, डिफिकल्ट होगा। सेकेंड होता है कि अगर वही प्रेशर आपके लायरिंग पे पड़ रहा है, यानी आवाज उसके जस्ट पीछे वॉइस बॉक्स होता है उस पे पड़ रहा है, तो हमारे वॉइस में दिक्कत होता है। थर्ड होता है कि अगर आपकी जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया पे पड़ रहा है, तो उसमें क्या होगा कि जो सांस ले रहे हैं डिफिकल्ट, सांस लेने में दिक्कत होगा, क्योंकि वहां प्रेशर पड़ा तो सांस लेने में दिक्कत होगा। और जब हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो हीमोग्लोबिन में भी दिक्कत होगा, तो हीमोग्लोबिन मेंटेनेंस नहीं होगा, उस वजह से भी आपको सांस लेने में दिक्कत होगा।
इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी सूखने लगता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी का वेट होता है बढ़ने लगता है। तो ये आपके हाइपरथायरॉयडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर डिपेंड है। टीएसएच T3 और T4 बढ़ रहा है कि घट रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों सिम्टम्स आ सकता है। इसके वजह से अगर T3 T4 लेवल बढ़ जाएगा तो पल्पिटेशन भी हो सकता है, घबराहट भी हो सकता है, ये सारी समस्या आने लगती है। अब हम जानेंगे कि अगर आपको थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो गया है तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग कब होता है? अगर आपकी मेन देखा जाता है आयोडीन की कमी की वजह से होता है। अब बहुत कम मिल रहा है क्योंकि आयोडीन की कमी मेंटेन हो जाए। जो हमारा साल्ट आ रहा है वो आयोडीन युक्त आ रहा है। आयोडीन युक्त की वजह से हमारा जो आयोडीन है मेंटेन रहता है। अब हम जानेंगे कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म हो गया, सॉरी, आपको थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो गया है, यानी आपको ग्वाइटर हो गया, घेगा हो गया, गलगंड हो गया, तीनों को सेम नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो गया है तो उसमें होम्योपैथिक बहुत अच्छा हेल्प करता है। लेकिन इसके लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट, जैसे ईएनटी के डॉक्टर हो गया, जनरल फिजिशियन हो गया, या अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर, उनसे संपर्क कीजिए, परामर्श ले लीजिए, उनसे देखिए क्या हुआ है। उनसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपके थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाता है तो हो सकता है कैंसर भी हो जाए, थायराइड का कैंसर भी। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसको भी हो जाए थायराइड ग्लैंड में से, यानी ग्वाइटर हो, सबको कैंसर ही होगा। ये रेयरली होता है। ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, आपके डॉक्टर जांच करवाएंगे। इसका जांच होता है FNAC, फाइनल नीडल एस्पायरेशन जांच होता है। उसका जो सेल ले लिया जाता है, सेल लेके उसको जांच किया जाता है कि आपके कैंसर सेल इसमें नहीं है, उसमें आपके उस समय कन्फर्म होता है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से ट्रीट करवा रहे हैं, अगर आपको किसी तरह का ग्वाइटर हो गया है, अगर आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर ले रहे हैं और उनके गाइडिंग में अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपका थायराइड ग्लैंड का जो स्वेलिंग है यानी ग्वाइटर हो गया है, धीरे धीरे करके वो कम हो जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। लेकिन कुछ अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत अच्छा वर्क करता है। तो दोस्तों, हमारी सबसे पहले मेडिसिन आयोडम 1 mg को आप 15 दिन पे रिपीट कर सकते हैं, 1 डोज। सेकेंड मेडिसिन आती है नेट्रामिल। नेट्रामिल कब देंगे? बॉडी सूख रहा है, बहुत ज्यादा नमक खाने की इच्छा है, किसी डिप्रेशन में चला गया उसके बाद से हुआ है, उस समय नेट्रामिल आप दे सकते हैं। थर्ड मेडिसिन आती है ब्रोमियम। ब्रोमियम भी इसके लिए ब्रोमियम 30 की आप 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब 30 की आप 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। उसके बाद मेडिसिन आती है बहुत अच्छा वर्क करती है जिसका नाम फ्यूकस बेस मदर टिंचर। फ्यूकस बेस मदर टिंचर की आप 15 बूंद 3 बार आधा कप पानी से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी दूसरी बीमारी की वजह से आपके थायराइड ग्लैंड में हो रहा है तो उस बीमारी को ट्रीट करना बहुत, जैसे हो सकता है आपके थायराइड ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो, कोई गांठ हो गया है, या कोई अदर बीमारी हो गई, या आपके ब्रेन में कोई दिक्कत हो उसके वजह से हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप अपने खुद से मेडिकेशन के, जरूरी है कि आप अपने नियरेस्ट किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनके गाइडेंस में ट्रीटमेंट लीजिए। तो दोस्तों, ये रही हमारी चर्चा, ग्वाइटर और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है और इसका क्या मैनेजमेंट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।